नमस्कार आसाम एंड झारखंड के सभी एएसएम एवं बीएम को। तो आज का क्लास है हमारा अबाउट इओसिनोफिल। तो पहले हम देखेंगे कि इओसिनोफिलिया क्या है और इओसिनोफिल क्या है, इसका कॉज क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो इओसिनोफिलिया यानी इओसिनोफिलिया के कारण क्या क्या है वो भी हम आज देखेंगे। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि हमारे जो शरीर में जो इओसिनोफिल होते हैं, इओसिनोफिल क्या होता है, एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल। तो आप लोग तो जानते हैं हमारे बॉडी में फ्लूइड जो है वो ब्लड है। तो ब्लड में दो प्रकार का कंपोनेंट होता है, एक है WBC और एक RBC। तो ये जो इओसिनोफिलिया है वो इओसिनोफिल से होता है। वो जो इओसिनोफिल है वो किस में रहता है, वो WBC में रहता है, वाइट ब्लड सेल। और आप लोग को कैसे पता चलेगा कि आप लोग को इओसिनोफिलिया हुआ है? अगर आपके ब्लड में इओसिनोफिल का संख्या बढ़ जाता है तो ये सेल्स क्या करते हैं, ज़्यादा होने पर एलर्जी, इन्फेक्शन व दूसरा बहुत कुछ बीमारियां करते हैं, जिससे हमें इओसिनोफिलिया होता है। तो ये जो इमेज दी हूँ तो इसमें है, देखिए जो ये जो राउंड राउंड करके एसिमेट्रिकल इतना जो पर्पल कलर है वो सब इओसिनोफिल है जो WBC में होता है। तो देखिए इसका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है या फिर उन लोग का एक नंबर होता है कि हमारे ब्लड में WBC का मात्रा इतना होना चाहिए, इओसिनोफिल का मात्रा इतना होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो हमें कुछ डिजीज़ हुआ होगा या फिर कुछ इन्फेक्शन या फिर कुछ रोग हुआ होगा। तो यही बात है। तो इओसिनोफिलिया क्या है, अगर हमारे बॉडी में ब्लड में इओसिनोफिल का मात्रा व उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें इओसिनोफिलिया होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका कॉज क्या है, इसके कारण क्या है। पहला है कि एलर्जी से क्या है, शरीर किसी वस्तु जैसे कि धूल, पॉलन या खाने से एलर्जी हो जाता है, तो इसके बदौलत में हमें इओसिनोफिलिया होता है। तो नेक्स्ट ये आया अस्थमा। अस्थमा से क्या होता है, जब हमें सांस लेने में दिक्कत, जब जो अस्थमा क्या है ना, सांस लेने वाली बीमारी जो जिसमें क्या होता है एलर्जी से इओसिनोफिल बढ़ जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इओसिनोफिल की, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी या फिर किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो वो अगर आप मतलब स्मेल कर लें या फिर खा लें तो उससे अगर आपको एलर्जी हो रहा है तो वही रीज़न है इओसिनोफिलिया होने का। तो नेक्स्ट है क्या, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इससे क्या होता है ना, कीड़े या पैरासाइट के इन्फेक्शन से भी आपको इओसिनोफिल बढ़ जाता है। इओसिनोफिल क्या है ना, नंबर ऑफ इओसिनोफिल दैट इंक्रीजेस विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड ऑफ WBC। तो नेक्स्ट आया क्या, स्किन डिजीज। तो त्वचा संबंधित रोग जैसे कि एक्जिमा या डर्माटाइटिस। अगर आप लोग को एक्जिमा हुआ होगा, एक्जिमा क्या है ना, आप लोग के बॉडी में देखना एक रिंग वर्म के जैसा, सर्कल के जैसा कुछ हुआ होगा और वो क्या बहुत, उसमें बहुत खुजली होता है, वो मतलब ड्राई, वो जगह ड्राई हो जाता है, वो छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अगर आप कुछ ऑइंटमेंट नहीं लगाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं होंगे, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करेंगे तो वो बढ़ता रहता है। तो अगर आपको एक्जिमा या फिर डर्माटाइटिस भी है तो उससे भी आप लोग को इओसिनोफिलिया होने का चांसेस है। तो नेक्स्ट आया क्या, ड्रग रिएक्शन। इससे क्या होता है, तो जब आप कुछ दवाइयाँ से शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होने पर इओसिनोफिल बढ़ जाता है। तो देखेंगे बहुत सारे दवाइयाँ में होता है कि साइड इफेक्ट होता है। अगर आप एक चीज़ के लिए दवा लाए हैं वो भी ठीक हो रहा है लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी दिखा रहा है, तो वही होता है। अगर तो नेक्स्ट है क्या, ऑटो इम्यून डिजीज। जब शरीर अपने ही सेल्स के खिलाफ इम्यून रिएक्शन करता है तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट आया क्या, सटन कैंसर। कुछ कैंसर ऐसे हैं जैसे कि ब्लड कैंसर, उसमें भी क्या होता है इओसिनोफिल की संख्या बढ़ सकती है, जिससे क्या होता है आपको इओसिनोफिलिया होता है। तो ये रहा उसके सब कॉजेज जैसे कि एलर्जी, अस्थमा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, ड्रग रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड सटन कैंसर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या डायग्नोसिस मेथड से या फिर टेस्ट है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपको इओसिनोफिलिया हुआ है। तो पहले आया CBT टेस्ट।
वो क्या है, वो है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इससे क्या होता है, इस स्टेट से खून में इओसिनोफिल सेल्स की संख्या देखी जाती है, जिससे कि आपको पता चलता है कि अगर इओसिनोफिल बढ़े हुए हैं तो आपको इओसिनोफिलिया होता है, अगर वो नॉर्मल है तो आपको इओसिनोफिलिया नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट आया क्या, नंबर 2 में स्टूल टेस्ट। ये क्या है, मल के सैंपल से पैरासाइट इन्फेक्शन जैसे कि कीड़े या वर्म्स का पता लगाया जाता है। तो नेक्स्ट आया क्या, थर्ड पे एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट बताता है कि किसी वस्तु जैसे कि धूल, पॉलन, फूड से आपको एलर्जी है या नहीं। अगर आपको एलर्जी होगा तो उससे आपको इओसिनोफिलिया होने का चांसेस है। तो एलर्जी टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से या फिर कुछ स्मेल से आपको एलर्जी है या नहीं। अगर आपको ये बात पता चल गया कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ को खाने से आपके बॉडी में रेड का स्पॉट हो जाता है, खुजली होता है, तो आप उसको अगर जान लेंगे तो आप उसको अवॉइड करेंगे, तो उससे इओसिनोफिलिया होने का चांसेस कम होगा। तो नेक्स्ट क्या आया, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, हमारे जो फुसफुस है, लंग्स, तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन या फिर कुछ टाइप का एलर्जी या कोई दूसरा प्रॉब्लम है या नहीं, उसको देखा जाता है। तो इसके लिए ही हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। तो नेक्स्ट आया क्या, बोन मैरो टेस्ट। इससे क्या होता है, जब इओसिनोफिल का कारण समझना मुश्किल हो तभी क्या होता है, हमारा बोन मैरो टेस्ट करके ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि ब्लड में कितने नंबर का WBC है, कितने नंबर का इओसिनोफिल है। ये सब टेस्ट वगैरह इसलिए किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले तो हम देखें कॉज, किसके कारण हो रहा है, तो कैसे कौन से टेस्ट करके आपको पता चलेगा कि आपको इओसिनोफिलिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको हुआ है तो आप कैसे इसका प्रतिरोध कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। तो इओसिनोफिलिया का ट्रीटमेंट उसका मूल कारण पर निर्भर करता है, जैसे कि प्राइमरी कॉज का ट्रीटमेंट। अगर इओसिनोफिल किसी इन्फेक्शन जैसे कि पैरासाइट या वर्म के कारण हुआ है तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपको एंटी पैरासाइटिक या फिर एंटीबायोटिक दवा देते हैं। अगर इसका कॉज कुछ एलर्जी या अस्थमा है तो उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये तो ज़रूरी है ना कि आपको जो रोग होता है तो वो किस कारण से होता है, एलर्जी के कारण हुआ है या फिर कुछ इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो अगर आप वो जान पाएंगे तो उसी हिसाब से आप ट्रीटमेंट लेंगे, मेडिसिन कंज्यूम करेंगे, उसी हिसाब से आप डॉक्टर कंसल्ट करेंगे। तो वही बात, पहले आपको उसका रूट में जाना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे हुआ किसके वजह से है, किस कारण से, एलर्जी या फिर कुछ वॉर्म के वजह से या फिर कुछ इन्फेक्शन की वजह से। तो यही सब। तो नेक्स्ट आया क्या, एलर्जी कंट्रोल। ये क्या होता है ना, एलर्जी होने पर सबसे पहले एलर्जेन से दूर रहना चाहिए। एलर्जिन क्या है, मतलब जिसके कारण एलर्जी होता है, मतलब जो एलर्जी कराता है, तो उसे हम एलर्जन बोलते हैं। तो जैसे कि इसके लिए क्या दवा खाई जाती है, एंटीहिस्टामिन, कभी कभी स्टेरॉयड दवा वगैरह भी दिया जाता है, जिससे कि सूजन कम होता है। तो नेक्स्ट है क्या, एस्थमा रिलेटेड इओसिनोफिलिया। तो जिन लोगों का अस्थमा है उन लोग को डॉक्टर बोलते हैं कि इनहेलर पास में रखना, क्योंकि अस्थमा ऐसी मतलब रोग है या फिर लक्षण है जिससे क्या होता है, अगर आपको अस्थमा है तो अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगा। तो उस टाइम पे आप अगर इनहेलर ले लेंगे तो आपको जल्दी सुकून मिलेगा या फिर रिलीफ आप होंगे। तो वैसे ही इनहेलर, तो ब्रोंकोडाइलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे से ब्रीदिंग कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो इसको हम कैसे करें ना, रेगुलर मॉनिटरिंग और ट्रिगर से बचना जरूरी है, जैसे कि धूल, धुआं, ठंडी हवा, इससे सब आपको बच के रहना चाहिए। तो नेक्स्ट है क्या, ड्रग रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी भी दवा के कारण इओसिनोफिलिया हुआ है तो उस दवा के यूज़ तुरंत बंद कर देना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो नेक्स्ट आया क्या, सीवियर केस।
तो इसमें क्या होता है, जब इयोसिनोफिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ऑर्गन डैमेज होने लगता है तो सिस्टम में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। कभी कभी इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी भी दिया जा सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन और रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग का भी ज़रूरत होता है। तो क्या हुआ, इसका जिस्ट क्या रहा, तो फिर इयोसिनोफिल का उपचार हम उसके कॉज पर डिपेंड करता है। जैसे कि इन्फेक्शन हुआ है तो दवा से, एलर्जी हुआ है तो कंट्रोल से, और सीवियर केस में स्टेरॉयड थेरेपी वगैरह दिया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रिलेटेड टू इयोसिनोफिलिया। तो इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे होता है, मतलब नेचुरल पद्धति। तो हार्बल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, हल्दी खाना, दूध में रात को 1 ग्लास उषुम थोड़ा सा गर्म करके उसमें हल्दी का दूध पीना, और तुलसी पत्ता खाना, तुलसी पत्ते की चाय, अदरक की चाय। अगर अभी बहुत लोग चाय पीते हैं तो वो लोग दूध की चाय को अवॉइड करके अगर तो अदरक की चाय पिए तो वो बहुत अच्छा या फिर उपकारी होता है। तो और क्या, अदरक की रस और मधु उसको मिला के पीना। तो ये सब क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी के जैसे, और क्या, ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो ये सब खाने से क्या होता है, हमें एलर्जी नहीं होता है, इन्फेक्शन वगैरह से हम दूर रहते हैं। अगर हमें एलर्जी और फिर इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो इयोसिनोफिलिया का मात्रा नहीं बढ़ेगा, उसका संख्या नहीं बढ़ेगा। अगर उसका संख्या नहीं बढ़ेगा तो हमें इयोसिनोफिलिया नहीं होगा। तो नेक्स्ट है क्या, डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो इसमें क्या है, मोस्टली इयोसिनोफिलिया इज रिलेटेड टू कोल्ड या फिर सर्दी टाइप का जो रोग होता है। तो हमें क्या है, अगर हमें सर्दी हुआ है तो हमें क्या, ठंडी चीज़ खाने का अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए आप ट्राई करना थोड़ा उष्ण खाना खाने, गर्म करके खाना खाएंगे, और थोड़ा ठंडी हवा से बच के रहना। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम ऐसा कुछ ना खाए तो अच्छा है। तो नेक्स्ट है कि योगा एंड प्राणायाम क्या है, तो इससे योगा एंड प्राणायाम का बहुत अच्छा है एक अनुलोम विलोम। तो इससे क्या होता है, आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छा रहता है, आपका एयर पास अच्छा रहता है। तो इससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर इयोसिनोफिलिया। तो नेक्स्ट आएगा डिटॉक्स ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, कुछ थेरेपीज़ वगैरह होता है जिससे कि आप इयोसिनोफिलिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नोज़ल थेरेपी, ऐसा सब होता है। तो ये रहा आप लोग का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो कि है हार्बल ट्रीटमेंट, डाइट एंड लाइफस्टाइल, योगा एंड प्राणायाम एंड डिटॉक्स ट्रीटमेंट। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए, मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप घर पे भी अगर आप केयरफुली करेंगे तो भी आपको खुद को कंट्रोल पे रख सकते हैं। तो आज तो हम क्या क्या पढ़े, इयोसिनोफिलिया, उसके कॉज, उसके डायग्नोसिस, देन ट्रीटमेंट, एंड देन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रिलेटेड टू इयोसिनोफिलिया। मैं आशा करती हूँ कि आप कुछ समझे होंगे या फिर कुछ आपको ज्ञान मिला होगा इसके बारे में, इयोसिनोफिलिया के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।